हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 7 की पोम ट्राई अगेन के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने इसकी आपको एक्सप्लेनेशन करवाई थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल में जाके पहले एक्सप्लेनेशन सीख लीजिए, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये जो क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। फॉर्म का नेम है ट्राई अगेन। ठीक है, इसके हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेटेस्ट डिस्कस से। कंप्लीट द समरी ऑफ द पोम by filling in the blanks with suitable words from the text given in the box below। मतलब यहाँ पर ये जो कुछ बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं, आपको इसकी हेल्प से ये जो पोम की समरी दी हुई है इसको कंप्लीट करना है। शेयर योर आंसर्स विद द टीचर, एन एग्जाम्पल हैज बीन गिवन। ओके, इसके अकॉर्डिंग आपको जो आंसर्स हैं वो कंप्लीट करने हैं और अपने टीचर के साथ शेयर करने हैं। The poem, written in a narrative style, tells the story of King Bruce of Scotland who was feeling। Okay, who was feeling फर्स्ट में आएगा low after failing multiple times to achieve great something great for his people in a moment of despair। despair क्या होता है? मतलब काफी लो होप हो जाना। लो का मतलब होता है सैड और यहाँ पर ग्रेट मतलब कुछ बड़ा। He observed a spider trying to reach its web high above। The spider dash every time। The spider mounted होता है ऊपर की तरफ चढ़ना, मतलब स्पाइडर हर बार ऊपर चढ़ता था। It fell after getting close to its goal। नीचे गिरता था। It made 9 attempts। attempts मतलब ट्रायल। ठीक है, तो उसने 9 attempts किए and finally succeeded। The king said that the spider had dashed। The spider had conquered, मतलब वो जीत गया है। ठीक है, वो जीत गया था। एंड सो वुड ही, और चाहिए भी था क्योंकि बार बार एफर्ट्स कर रहा था। इंस्पायर्ड बाय द स्पाइडर्स डिटर्मिनेशन, किंग ब्रूस decided to strive when he dashed this time, when he tried this time, he ultimately succeeded। तो ये ऐसे आपको fill in the blanks करके इसको कंप्लीट करना है। सेकेंड है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस suitably। वी कैन से दैट द पोएट यूजेस द नैरेटिव स्टाइल बिकॉज, मतलब इस फॉर्म में हम कह सकते हैं कि पोएट ने नैरेटिव स्टाइल को यूज किया है। क्यों? बिकॉज, इसको आप कंप्लीट करेंगे, बिकॉज इट टेल्स अस अ स्टोरी। ये हमें एक स्टोरी सुना रही है जिसके अंदर क्या है? विद अ कैरेक्टर एंड उसके बाद क्या है? प्लॉट। ठीक है, स्टोरी भी है एक, उसका एक प्लॉट भी है, विद द कैरेक्टर एंड अ प्लॉट। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम इज, इस पोम का सेंट्रल आइडिया क्या है? द सेंट्रल आइडिया इज ऑफ द पोम इज डिटर्मिनेशन। ओके, आप इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मीन्स हार्ड वर्क, और वी शुड कीप ट्राइंग ऑन, वी शुड नॉट गिव अप। Okay, and the central idea of the poem is determination and continuous efforts। ठीक है, जो मैंने लिखा है आप वो भी कॉपी कर सकते हो, अदरवाइज आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। continuous efforts can lead to success, मतलब डिटर्मिनेशन और कॉन्टिन्यूस जो एफर्ट्स हैं वो ही हमें सक्सेस की तरफ लेकर जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। Pick 3 examples from the poem for each of the following lines that describe the spider's efforts and alliteration। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें क्या करना है? पोम में से कुछ लाइंस ढूंढनी है। कैसी लाइंस? नंबर 1 तो है जो कि स्पाइडर के एफर्ट्स को डिस्क्राइब करती है, मतलब जो स्पाइडर बार बार ऊपर की तरफ चढ़ रहा था ना, बार बार नीचे गिर रहा था, उसके जो एफर्ट्स है उनको दिखाती है, वो हमें 3 लाइंस ढूंढनी है। और एक हमें ढूंढना है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या है बेटा? एलिट्रेशन जो होता है वो एक पोएटिक डिवाइस होता है जो कि आपको कई सारे सॉन्ग्स में, पॉम्स में मिलेगा। ठीक है, और ये कहां पर होता है? जहां पर सेम साउंड रिपीट होती है, कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, द रिपीटिशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। मतलब जब कोई पास पास 2 वर्ड्स होते हैं और उनकी बिगिनिंग में सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है तो वहां पर एलिट्रेशन होता है। जैसे देखो, इसका एक एग्जांपल तो यही आपके सामने है, क्लोजली कनेक्टेड। आप देखोगे क्लोजली में भी क की साउंड आ रही है, कनेक्टेड में भी क की साउंड आ रही है, तो तीनों कंडीशंस यहाँ पे मिल रही है ना। सेम साउंड है क क,
दोनों वर्ड्स आसपास ही हैं और बिगिनिंग में रिपीट हो रहा है क, ठीक है। तो क्लोजली कनेक्टेड इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस है? एलिट्रेशन। तो ऐसे ही जैसे आपको एक मैं सॉन्ग का एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे आपने सॉन्ग सुना होगा स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, है ना। तो उसमें वो बोलता है ना सबका स्वागत, तो यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग में स साउंड रिपीट हो रही है, स्वैग में भी। तो यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस है? एलिट्रेशन, ठीक है। तो अभी इसमें हमें पॉम की हेल्प की जरूरत है। पहले हम वो 3 लाइंस ढूंढेंगे जिसमें स्पाइडर के एफर्ट्स दिखाए गए हैं, और फिर वो 3 जहां पर एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस है। तो ये मैंने कुछ स्टैंजास लिए हैं, आप ये देख सकते हो। ये रहा क्लिंच एंड क्रॉल, क्लिंच एंड क्रॉल, इसमें दोनों का आंसर है ये। यहां पर स्पाइडर का एफर्ट भी है, ठीक है, कि वो चढ़ता है ऊपर की तरफ क्रॉलिंग करते हुए, और यहाँ पर पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन भी है, ठीक है। तो दोनों का आंसर हो गया, एक तो आपको ये मिल गया। स्पाइडर का एफर्ट ढूंढते हैं पहले हम, उसके बाद देखो अप अप इट रैन, ये हो गया नंबर 2। उसके बाद आप देख सकते हो, कोई भी और ढूंढ सकते हो, स्पाइडर के एफर्ट्स, इट्स हेड ग्रू स्टीडी, ये वाला भी स्पाइडर का एफर्ट है, ठीक है। ऐसे ही आपको अलग अलग, ये देखो अगेन इट फेल एंड स्वंग लो बट अगेन इट क्विकली माउंटेड, ये भी स्पाइडर का एफर्ट है। ये आपको मैंने 4th एक और ढूंढ दिया। ऐसे ही आप अलग अलग जो है और बहुत सारे ढूंढ सकते हो इसमें। अब हम बात करते हैं एलिट्रेशन की। सेकंड का आंसर एलिट्रेशन में मैंने आपको एक बता दिया, क्लिंज एंड क्रॉल। उसके बाद आप ये देखिए, ये रहा स्लिपरी स्प्रॉल, स साउंड रिपीट हो रही है, तो यहां पर भी कौन सा पोएटिक डिवाइस है? एलिट्रेशन। ऐसे ही आपको और भी ढूंढने हैं, जहां पर भी आपको मिले कि हाँ ये सेम साउंड रिपीट हो रही है, वहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा? एलिट्रेशन, ठीक है। तो आप इसमें और भी ढूंढ सकते हो, और जरूरी नहीं है कि इसी पार्ट में हो। जैसे देखिए स्टेडली स्टेडली, इंच बाय इंच, यहाँ पर रिपीटेशन भी है, हायर एंड हायर रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपको जो है अलग अलग आपको वर्ड्स मिलेंगे, 2-2 3-3 वर्ड्स, जहां पर सेम साउंड रिपीट होगा, तो वहां पर क्या होगा? एलिट्रेशन, ठीक है। जैसे इसका तीसरा एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, दैट इज एन एंशियस, और ज्यादा आप ढूंढ सकते हो। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा हो गया, चलते हैं फोर्थ की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहते हैं? व्हाई डज द पोएट रिपीट द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेजेस इन द पोम? पोम के अंदर पोएट ने ये चीजें रिपीट क्यों की हैं? जैसे ट्राइड एंड ट्राइड, स्टेडली स्टेडली, अप अप। तो जब भी पोएट जो है वो कुछ चीजों को पोम में या सॉन्ग में रिपीट करते हैं, तो उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं, एक नहीं कई रीजंस होते हैं, तो आपको वो रीजंस बताने हैं। जैसे पहला रीजन है टू क्रिएट रिदम, ठीक है, जैसे सॉन्ग गाया जाता है ना, पोम भी ऐसे ही गाई जाती है। एक तो हो गया रिदम क्रिएट करने के लिए, ठीक है, एंड म्यूजिक। सेकंड आपका हो गया है एक्सप्रेस इंपॉर्टेंट आइडियाज। यहां पर जब भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएगा तो वो उस चीज को बार बार रिपीट करेगा। जैसे हम लोग भी क्या करते हैं, जब भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है तो हम उसको बार बार रिपीट करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, तो वो हो गया। इसीलिए पोइट भी रिपीट करते हैं, किस चीज के लिए? एक्सप्रेसिंग इंपॉर्टेंट आइडियाज। एंड टू ड्रॉ अटेंशन, जैसे हम किसी की अटेंशन अगर ड्रॉ करना चाहते हैं, किसी को चाहते हैं कि वो हमें सुने, तो हम सेम बात को बार बार रिपीट करते हैं ताकि वो सामने वाला हमारी बात सुने। तो ड्रॉ अटेंशन, आगे आप ऐड कर सकते हैं टुवर्ड्स इंपॉर्टेंट थिंग्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम विद इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। द राइम स्कीम ऑफ द पोम इज, अब देखिए कई स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होगा कि राइम स्कीम होती क्या है। राइम स्कीम जो है, इसके लिए पहली बात तो मैं आपको ये बता देती हूँ, मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की हुई है, स्टार्टिंग में मिलेगी आपको, हाउ टू फॉर्म राइम स्कीम, ठीक है। राइमिंग स्कीम कैसे फॉर्म करते हैं आप वो सीख लीजिए, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा, आपको समझ नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। एक बार फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे आपको ये 4 लाइन दे दी, ये स्टैंजा दे दिया, आपको पहला स्टेप क्या करना है, हर लाइन के लास्ट वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। ये जैसे इट वर्ड है, उसके बाद क्या कीजिए, जैसे फर्स्ट वर्ड मोर, इसको लिख लीजिए ए। अब मोर के साथ कौन सा वर्ड है जो राइम कर रहा है? मिनट नहीं कर रहा है, डोर एंड इट, तो डोर इसके साथ राइम कर रहा है, इसको भी लिख लीजिए ए। सेकेंड वर्ड है मिनट, मिनिट, ठीक है, तो ये हो गया बी, और ये हो गया विनिट, तो ये भी सेम राइम कर रहा है, तो ये भी हो गया बी। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या हुई? ए बी ए बी। ऐसे ही आप लास्ट इस स्टैंजा में और
ट्राई कर सकते हो, जैसे इंच, पिंच, ये दोनों हो गए ए, और गोट, कोट, ये दोनों हो गए बी। तो इसकी भी राइमिंग स्कीम क्या हुई, ए बी ए बी। ऐसे ही आप बाकी स्टैंजास की फॉर्म कर सकते हो, जिसकी ना समझ आए कमांड में आप मेरे से पूछ सकते हो। तो इस फॉर्म की राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी ए बी। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रावो। एक वर्ड आया था पॉम के अंदर, ब्रावो ब्रावो, जब किंग ब्रूस काफी खुश हो गया था और वो उसको अप्लाउड कर रहा था, मतलब क्लैपिंग बजा के, जैसे हम किसी को चीयर अप करते हैं कि वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छे, है ना। सो ब्रावो इज द एग्जाम्पल ऑफ, ये ब्रावो जो है वो किस चीज का एग्जाम्पल है। तो देखिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, ये एग्जाम्पल है इंटरजेक्शन का, लेकिन इसका बताने का कोई फायदा नहीं है जब तक आपको कंजंक्शन एंड एडजेक्टिव भी ना पता हो। तो थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, जैसे कि एंड, और, है ना। एडजेक्टिव होते हैं जो किसी की क्वालिटी बताते हैं, जैसे आप अगर मेरे को कमेंट करते हो वेरी वेल एक्सप्लेन, तो एक्सप्लेनेशन की क्वालिटी है वेल एक्सप्लेनेशन, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। तो ये जो वेल, गुड, ये जो वर्ड्स हैं ये एडजेक्टिव्स हैं। तो यहाँ पर ब्रावो जो है वो ना तो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है, ना ही वो किसी की क्वालिटी बता रहा है। ये क्या है, ये एक, मतलब एक ऐसा वर्ड है जो किसी को चेयर अप करने के लिए, किसी को बुलाने के लिए, हेलो, हाय, ऐसे करके वर्ड्स जो होते हैं वैसा वर्ड है। तो ये हो गया इंटरजेक्शन। ठीक है, ज्यादा डीपली यहाँ नहीं बता पाऊंगी क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या है, इंटरजेक्शन। नेक्स्ट है, द पोइट यूजेस टॉज एंड ट्रीज फॉर द सेक ऑफ रिदम। सॉरी, यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया। ये है मतलब इस, ये जो है कैसे वर्ड्स हैं, इनमें क्या यूज हुआ है, ऐसा ही सेम है कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, या इसमें एक आपको वर्ड मिलेगा कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, जब हम दो वर्ड्स को छोटा कर देते हैं, मतलब उनको जोड़ के छोटा कर देते हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि विल नॉट, तो हम विल नॉट को क्या करते हैं, वॉन्ट। जैसे हम आजकल यूज करते हैं गोइंग टू, इसको जो हम बना देते हैं गोना, है ना, वोना। वोना का मतलब होता है वॉन्ट टू। तो ये तो जो है ना, ये तो थोड़े अलग टाइप के हैं, ये हो गए कॉन्ट्रैक्शंस। विल नॉट को हो गया वॉन्ट। अगर होता मान लो आर नॉट, तो उसको हम कर देते हैं आरंट। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो मतलब इसको हम, अब थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अच्छे से कीजिएगा, जैसे ये हो गया ट्वाज एंड ये हो गया ट्विज। तो ये है इट वॉज एंड इट इज। ठीक है, इट वॉज एंड इट इज। तो ये जो है किस चीज के एग्जाम्पल्स हैं, इसका आंसर है कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, दोबारा नहीं लिख रही हूं, यहीं पे मैंने सर्कल कर दिया है कॉन्ट्रैक्शन। तो ये था आपका यहां तक की एक्सरसाइज 5, मतलब एक्सरसाइज नंबर 5 तक हमने सॉल्व कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लेती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर भी कर देना। चैनल आई होप आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा होगा, तभी आप विजिट कर रहे हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर, जो कि है एक्सरसाइज नंबर 6, द स्पाइडर्स क्लाइंबिंग। देखिए ध्यान से कीजिएगा इस एक्सरसाइज को, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि आपका नॉट ओनली इन क्लास 7, क्लास 8, 9, 10, 11, 12, आप जब तक भी आप इंग्लिश पढ़ते हो, आप चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जा रहे हो या आपको इंग्लिश का टीचर ही बनना है, तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा, द स्पाइडर्स क्लाइंबिंग इज कंपेयर टू किंग ब्रूस ऑन स्ट्रगल्स। जो स्पाइडर की क्लाइंबिंग प्रोसेस है उसको कंपेयर किया गया है किंग ब्रूस के खुद के स्ट्रगल्स के साथ। जस्ट एज द स्पाइडर रिपीटेडली अटेम्प्ट्स टू रीच इन द वेब, ब्रूस इज ट्राइंग टू अचीव अ ग्रेट डीड फॉर हिज पीपल। जैसे स्पाइडर बार बार ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, वैसे ही ब्रूस भी बार बार कोशिश कर रहा था कुछ ग्रेट करने की। दिस पोएटिक डिवाइस इज कॉल्ड मेटाफर। इस पोएटिक डिवाइस को देखियो, अभी हमने ऊपर सीखा था एलिट्रेशन के बारे में, अब ये एक नया पोएटिक डिवाइस यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है जिसको कहते हैं मेटाफर। इट स्ट्रेंथन्स द पोएम्स मैसेज अबाउट प्रिजर्वेंस, कीप ट्राइंग टिल वी सक्सीड। तो इसको जो है मेटाफर कहते हैं। अब यहाँ पर आपको बता रहा है कि मेटाफर होता क्या है। ये आप ऐसे रीड करोगे तो आपको शायद ना समझ आए, तो इसीलिए मैं आपको बता देती हूँ। मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इन्वॉल्व्स इंप्लाइड कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स। मतलब देखिए दो चीजें हैं, ठीक है, एक कुछ और है, एक कुछ और है। मान लीजिए मैं ले लेती हूँ, इसमें मैंने ले लिया किसी का फेस, ठीक है,
किसी का फेस और साथ में ले लिया मून। अब फेस अलग चीज है, मून अलग चीज है। किसी का चेहरा और चांद, इनमें दोनों में कुछ वो नहीं है, कॉमन नहीं है, लेकिन हम फेस को कंपेयर कर सकते हैं मून के साथ। मान लीजिए किसी का राउंड फेस है, चांद के जैसा दिखता है, तो हम उसको कहते हैं कि योर फेस इज लाइक अ मून, लाइक मून, है ना। या फिर हम कह देते हैं योर फेस इज मून। तो दोनों में ही कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन एक में हम वर्ड यूज कर रहे हैं लाइक या फिर एज। हर फेस इज एज राउंड एज मून, उसका चेहरा उतना ही गोल है जितना कि चांद। तो हमने लाइक या एज वर्ड यूज किया, तब तो पोएटिक डिवाइस हो गया सिमिली। अगर ये मतलब सेम आपको कंपैरिजन मिल रहा है, दो चीजों को कंपेयर कर रहा है, लेकिन लाइक और एज वर्ड नहीं है, तब वो हो जाता है मेटाफर। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, लाइफ को कंपेयर कर रहा है बेड ऑफ रोजेस के साथ। या फिर अ टीचर इज लाइक अ कैंडल, टीचर जो है वो लाइक अ कैंडल है, तो यहां पर तो लाइक वर्ड आ गया, तो सिमिली हो गया। अगर हम कहते हैं टीचर इज अ रोड, टीचर इज अ रोड ऑन विच स्टूडेंट्स ट्रेवल एंड दे रीच टू द डेस्टिनेशन, ठीक है, तो यहां पर टीचर इज अ रोड के अंदर लाइक वर्ड नहीं आया, लेकिन टीचर को कंपेयर कर रहा है रोड के साथ, तो यहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस हो गया, मेटाफर। अब देखो, जिनको यहां से ये बात समझ आ गई है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आई है तो मैं आपको एक सॉन्ग का एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सॉन्ग की हेल्प से जल्दी चीजों को समझते हैं और ज्यादा इंटरेस्ट के साथ समझते हैं। जैसे आपने एक सॉन्ग सुना होगा, कोयल सी तेरी बोली, है ना, कोयल सी तेरी बोली। या फिर एक सॉन्ग सुना होगा, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। तो देखो यहां पर फूलों सा चेहरा तेरा, मतलब चेहरे को कंपेयर कर रहा है फूलों के साथ, फ्लावर्स के साथ, लेकिन बीच में वर्ड यूज कर रहा है सा, दैट मीन्स कि जैसा, फूलों जैसा, तो लाइक वर्ड हो गया। तो यहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस हो गया, सिमिली। जब कहते हैं जैसे मान लो कोई और सॉन्ग है जिसके अंदर कहता है कि मतलब कंपेयर करता है लेकिन लाइक और एज वर्ड का यूज नहीं करता। जैसे ना यहाँ पे एक बहुत टोनी कक्कड़ का सॉन्ग है, जवानी तेरी बिजली की तार है, तो वो भी किसी के यूथ को कंपेयर कर रहा है एक लाइव वायर के साथ, ठीक है, बिजली की तार के साथ, लेकिन वहां पे लाइक और एज वर्ड का यूज नहीं कर रहा है, तो वहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस हो गया, मेटाफर। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से सीखना है। मैं कोशिश करूंगी कि एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूं बहुत जल्दी, और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आगे जाके बहुत काम आने वाली हैं आपकी। Read the following sentences and identify metaphors and simile. Write M for metaphor, S for simile. अब आपको यहाँ पे simile और मेटाफर को आइडेंटिफाई करना, किसमें मेटाफर है और किसके अंदर सिमिली है। सिंपल सी ट्रिक है, जहां पे आपको वर्ड मिल जाए एज या फिर लाइक, वहां पर सिमिली है, ठीक है। और अगर ना मिले लाइक और एज वर्ड लेकिन स्टिल कंपैरिजन हो रहा हो, तो वहां पर होता है एम। इस एक्सरसाइज में तो ये काफी इजी है, लेकिन अगर आपको जनरली फॉर्म के अंदर करना होता है तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे लाइक वर्ड आ गया तो सिमिली, एज वर्ड आ गया तो सिमिली, और लेक वॉज अ मिरर, यहाँ पे एज और लाइक वर्ड नहीं आया तो एम, मेटाफर। जैसे देखिए मेटाफर किसमें है, द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ये जो है विलियम शेक्सपियर की पोम की फर्स्ट लाइन है एक, द वर्ल्ड इज अ स्टेज, सेवन एजेस एक पोम है जिसके अंदर उसने सेवन एजेस की बात की है कि वी आर द प्लेयर्स, वी मैन एंड वीमेन आर द प्लेयर्स ऑन द स्टेज, है ना, कि ये जो वर्ल्ड है वो एक स्टेज के जैसा है जिसपे हम अपना अपना रोल प्ले करने के लिए आते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आई हूँ एक टीचर का रोल प्ले करने के लिए, मुझे एक अलग से भगवान ने रोल देकर भेजा है ना, मेरे अपने डायलॉग्स हैं, मेरा अपना एक्टिंग है, सब कुछ वो है। आप लोग भी एक रोल प्ले कर रहे हो, अभी स्टूडेंट का कर रहे हो, अब बाद में जाके आपका रोल चेंज हो जाएगा, आप किसी और चीज का रोल प्ले करेंगे। तो भगवान ने, ये एक स्टेज की तरह है पूरा संसार, यहाँ पर हम अपना रोल प्ले करने आते हैं। तो वर्ल्ड को कंपेयर कर रहा है एक स्टेज के साथ, हालांकि दोनों के अंदर कोई सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन लाइक और एज वर्ड का यूज भी नहीं कर रहा, तो ये क्या हो गया, मेटाफर। क्लासरूम वॉज अ जू, जैसे हम कई बार क्लास में बोल देते हैं ना कि क्या चिड़ियाघर बना रखा है तुमने क्लास को, तो चिड़ियाघर और क्लासरूम के अंदर तो कुछ कॉमन तो नहीं है, लेकिन हम उस टाइम कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि क्लासरूम में शोर इतना हो रहा है कि वो चिड़ियाघर जैसी फीलिंग दे रहा है, तो लाइक और एज वर्ड नहीं आ रहा, तो यहां पर क्या हो गया, मेटाफर। ऐसे ही जैसे लास्ट वाला है, द लेक वॉज अ मिरर, लेक जो है वो एक मिरर की तरह थी, रिफ्लेक्टिंग द स्काई, उसके अंदर स्काई रिफ्लेक्ट हो रहा था, ये भी एक पॉम की लाइंस है, तो द लेक वॉज अ मिरर, दैट मीन्स मेटाफर।
हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज द सन, यहाँ पर एज और लाइक वर्ड यूज हो रहे हैं। द बेबी स्लैप्ड लाइक लॉग, ठीक है। ही सैंग लाइक एन एंजल, तो यहाँ पर क्या हो गया, सिमिली। अब आपके लिए एक छोटा सा यहाँ पर मैं टास्क दे रही हूँ। टास्क क्या है, क्योंकि आप लोग अपनी अपनी पसंद के सॉन्ग सुनते होंगे, एक सॉन्ग आइडेंटिफाई कीजिए जिसमें मेटाफर है या सिमिली है, उसको कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी हेल्प मिले और हमारा ये जो टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड ट्रांसफॉर्म द सिमिलीज टू मेटाफर, मेटाफर्स टू सिमिलीज। मतलब आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनको अगर मेटाफर में दिया हुआ है तो आपको सिमिली बनाना है, सिमिली दिया हुआ है तो आपको मेटाफर बनाना है। मतलब अगर लाइक और एज वर्ड है तो उसको आपको हटाना है, अगर वो नहीं है तो आपको उसको लगाना है, कहां पर इंसर्ट करना है वो देखना है। 2 एग्जांपल्स हैव बीन गिवन, 2 एग्जांपल आपको दिए गए हैं। नॉलेज स्प्रेड्स लाइक द ब्रांचेस ऑफ अ माइटी ट्री, सो नॉलेज इज स्प्रेडिंग, ये सिमिली है, इसको हमें मेटाफर बनाना है, ये लाइक हटाना है। नॉलेज इज अ स्प्रेडिंग ब्रांच ऑफ अ माइटी ट्री। हिज करेज वॉज अ बेकन गाइडिंग अस थ्रू द स्टॉर्म, तो यहां पर लाइक और एज वर्ड कहीं नहीं है तो हमें लाइक और एज वर्ड को इंसर्ट करना है। जैसे हिज करेज वॉज एज ब्राइट एज अ बेकन गाइडिंग अस थ्रू द स्टॉर्म, हिज करेज वॉज लाइक अ बीकन गाइडिंग अस थ्रू द स्टॉर्म, तो यहां पर लाइक और एज वर्ड को इंसर्ट कर दिया गया है। द बुक वॉज अ ट्रेजर चेस्ट फिल्ड विद एंडलेस एडवेंचर्स, तो हमें क्या करना है, द बुक वॉज, यहां पर इसके बीच में ऐड करना है लाइक, द बुक वॉज लाइक अ ट्रेजर चेस्ट, इसको हटा देंगे कॉमा को, फिल्ड विद एंडलेस एडवेंचर्स। हर लाफ्टर वॉज अ मेलोडी दैट ब्राइटन द डार्केस्ट आइज, सो हर लाफ्टर वॉज सेम लाइक अ melody that brightened the darkest days. Next है, the mountain stood as a guard, as इसको हटाना है, so the mountain was a guard watching over the valley below, stood और as को हटा देंगे, the mountain was a guard. The night was like a velvet coat, तो इसमें like हटा देंगे simply, the night was a velvet clock, sorry clock है, wrapping the world in mystery, देखो night को कंपेयर कर रहा है एक velvet के कोट की तरह, कपड़े की तरह, मतलब कवर करने वाला, जिसने पूरे वर्ल्ड को मिस्ट्री में कवर कर रखा है। हर थॉट्स वर लाइक बटरफ्लाइज इन अ समर मिडो, सो हर थॉट्स वर बटरफ्लाइज इन अ समर मिडो। तो ये आपका हो गया मेटाफर एंड सिमिली। मैं फिर भी आपको दोबारा से एक बार सजेस्ट करूंगी कि इस एक्सरसाइज को आप बहुत अच्छे से कीजिएगा, जब तक आपको समझ ना आए इसको प्रैक्टिस करते रहिए करते रहिए करते रहिए, क्योंकि ये आगे जाके आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। फर्स्ट है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। He flung himself down in low despair, as grieved as man could be, and after a while he pondered, there I'll give it all up, said he. Now just at that moment a spider dropped with its silken filmy clue. मतलब यहाँ पर एक स्टैंजा दिया गया है, स्टैंजा को आपको रीड करना है और उसके बेसिस पे ये आंसर्स करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द फ्रेज विच शोज द फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द किंग्स इमोशनल स्टेट, मतलब किंग की जो इमोशनल स्टेट है उसको एक फिजिकल एक्सप्रेशन के साथ शो किया गया है, वो क्या है, वो फ्रेज ढूंढो। तो ये है, ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन लो डिस्पेयर, मतलब एकदम से नीचे गिर जाता है और बैठ जाता है अपना हेड डाउन करके कि यार ये क्या हो गया, मैं तो हार रहा हूं, है ना, और बहुत ज्यादा दुखी है। तो ये आपकी फर्स्ट जो लाइन है इसका आंसर है। व्हाई डज द पोएट यूज द वर्ड लो बिफोर डिस्पेयर, यहां पर पोएट ने लो वर्ड का यूज क्यों किया है, तो इसका लो वर्ड का यूज क्यों किया है, टू शो, क्या शो करने के लिए, टू शो द फीलिंग्स, ठीक है, फीलिंग्स किस चीज की, ऑफ सैडनेस एंड हेल्पलेसनेस, ठीक है, एंड हेल्पलेसनेस, ठीक है। Choose the correct option to complete the sentence in the line, and after a while he pondered there. The word pondered means, pondered का meaning क्या होता है, मतलब and after a while he pondered there, थोड़ी देर के बाद उसने सोचा, so that means thought, pause नहीं है, thought, ठीक है, notice भी नहीं है, rested भी नहीं है। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, द फ्रेज सिल्कन फिल्मी क्लू, ये जो है ना ये, नाउ जस्ट एट दैट मोमेंट अ स्पाइडर ड्रॉप्ड विद इट्स सिल्कन फिल्मी क्लू, सिल्कन काफी मतलब सिल्क जैसा, सॉफ्ट सा, फिल्मी मतलब बहुत पतला सा, तो पतला होगा तो सॉफ्ट भी होगा, तो ये क्या है, क्रिएट्स एन इमेज ऑफ समथिंग दैट इज, ये क्या एक इमेज दिखा रहा है, लॉन्ग एंड लाइट की या फिर वेरी डेलिकेट एंड सॉफ्ट की, तो मैंने अभी वर्ड यूज किया सॉफ्ट, क्योंकि सिल्की दैट मीन सॉफ्ट, तो वेरी डेलिकेट एंड सॉफ्ट।
सेकेंड क्वेश्चन है व्हेन इट ऑल्सो हार्ड reach and clinch and tumbles every time but up in the insect went once more me it's an anxious minute he is only a foot from his cobweb door oh say will he lose or win it चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द एनालॉजी टॉयल एंड हार्ड ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो सिमिलर से हैं दोनों वर्ड्स का मीनिंग जो है वो वेरी हार्ड है तो यहाँ पर हमें वो वर्ड चूज करने हैं जिनका मीनिंग सेम हो इनमें तो रोल होता है किसी चीज को लपेटना टंबल होता है ऐसे लड़खड़ाना फिर टंबल हो गया लड़खड़ाना सर्कल हो गया सर्कल कंप्रेस हो गया किसी चीज को दबाना रोल हो गया किसी चीज को लपेटना तो दोनों डिफरेंट ये सब डिफरेंट है जंप मतलब भी जंप करके जैसे लड़खड़ाना और कूदना और टंबल मतलब भी लड़खड़ाना मतलब पैरों का डगमगाना तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर है डी ठीक है नेक्स्ट है लिस्ट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पाइडर हाईलाइटेड इन द लाइन बट अप द इंसेक्ट वेंट वंस मोर इस लाइन के अंदर स्पाइडर की दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ यहां पर ये लाइन क्या कह रही है कि वो बार बार नीचे गिर रहा था लेकिन वो फिर से एक बार वेंट वंस मोर वो कीड़ा वो इंसेक्ट एक बार फिर से ऊपर की तरफ बढ़ा तो इसमें उसकी दो क्वालिटीज कौन सी हैं नंबर वन डिटर्मिनेशन एक तो वो डिटरमाइंड है और दूसरी क्वालिटी क्या है मतलब हैविंग पेशेंस ठीक है हाई लेवल ऑफ पेशेंस कितना पेशेंस है उसके अंदर बार बार गिर रहा है फिर भी चढ़ रहा है हम लोग एक मिनट में हाइपर हो जाते हैं कि नहीं हमसे तो नहीं होगा तो दैट इज द क्वालिटीज ऑफ द स्पाइडर नेक्स्ट कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस द एक्सप्रेशन आ मी इन द एक्सट्रैक्ट इंडिकेट्स अ सेंस ऑफ आ मी का मतलब यहाँ पर क्या दिखा रहा है क्योंकि वो जो किंग ब्रूस था ना वो कहता है कि यार ये स्पाइडर इतना कुछ कर रहा है मैं क्यों नहीं कर रहा हूं तो हैप्पीनेस तो नहीं है रिलीफ भी नहीं है क्योंकि वो रिलीव नहीं हो रहा है किसी टाइप का उसको सुकून नहीं मिल रहा है लॉनलीनेस मतलब अकेलेपन की भी कोई बात नहीं हो रही स्ट्रेस उसके ऊपर आ रहा है कि यार ये कर रहा है मैं क्यों नहीं कर सकता है ना वो अपने आप को थोड़ा स्ट्रेस दे रहा है सो बी इज द करेक्ट आंसर फोर्थ वन इज कंप्लीट द सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट रीजन रीडर्स आर एबल टू रिलेट दिस एक्सट्रैक्ट बिकॉज रीडर्स अभी जो आपने जब ये फॉर्म पढ़ी क्या आप इसको खुद रिलेट कर पा रहे हो अपनी लाइफ के साथ ऐसा कर पा रहे हो तो वो क्यों कर पा रहे हो बहुत सारे रीडर्स जो है इसको रिलेट कर पाएंगे बिकॉज इट इट इज अ वेरी कॉमन एक्सपीरियंस है ना बिकॉज द पोएम इज डीलिंग विद अ वेरी कॉमन एक्सपीरियंस every time means every now and then we try to give up means we feel distressed we feel depressed and this is the common experience that's why we can relate ourselves to the poem okay it is a very common experience and almost everyone have felt so that's why readers are able to relate this extract ठीक है आप अपने वर्ड्स में आंसर थोड़ा फ्रेम करके लिखेंगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू नेक्स्ट पार्ट फॉर्म का यहां से स्टार्ट हो जाता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यहाँ पर 6 क्वेश्चंस हैं उनके आपको आंसर्स करने हैं इसके लिए मैं चल रही हूँ नेक्स्ट थोड़ा ठीक है क्वेश्चंस मैंने साथ में लिखे हुए हैं मैं आपको आंसर्स भी बताऊंगी यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके आंसर नोट भी कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ डज द फर्स्ट स्टैंजा हेल्प इन सेटिंग द मूड ऑफ द पोम जो फर्स्ट स्टैंजा है उसके अंदर पोम की सेटिंग बताई गई है तो वहां पे मूड कैसे सेट हो रहा है हमारा ठीक है द फर्स्ट स्टैंजा हेल्प्स इन सेटिंग द मूड ऑफ द पोम पहले स्टैंजा में पोम का मूड सेट किया गया है कैसे इट शोज द सैडनेस फ्रस्ट्रेशन एंड होपलेसनेस ऑफ किंग ब्रूस क्योंकि उसके अंदर ही हमें बता दिया गया कि पोम के अंदर थोड़ी सी सैडनेस है फ्रस्ट्रेशन है होपलेसनेस है आगे देखते हैं क्या होता है इट रिफ्लेक्ट द किंग्स मूड और यहाँ पर किंग के मूड के साथ हमें रिफ्लेक्ट करवा के हमें भी उसके साथ कोरिलेट कराया गया ताकि हम सेम चीज फील कर पाए क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब हाउ किंग ब्रूस एटीट्यूड चेंज फ्रॉम द बिगिनिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पोम मतलब किंग ब्रूस का जो एटीट्यूड है वो कैसे बिगिनिंग से लास्ट में जाके चेंज हो जाता है इन द बिगिनिंग द किंग इज सैड फ्रस्ट्रेटेड एंड होपलेस स्टार्टिंग में कैसा है सैड है फ्रस्ट्रेटेड है होपलेस है ही फेल्ट डिफीटेड हारा हुआ है एंड वांटेड टू गिव अप और बिल्कुल छोड़ देना चाहता है सब कुछ बाय द एंड ऑफ द पोम पोम के एंड में द किंग्स एटीट्यूड वाज टोटली चेंज उसका एटीट्यूड पूरी तरह चेंज हो जाता है ही गॉट इंस्पायर्ड एंड इज डिटरमाइंड टू ट्राई अगेन वो इंस्पायर हो जाता है स्पाइडर से और दोबारा से फैसला करता है कि फिर से ट्राई करेगा नंबर 3 द पोएट डिस्क्राइब्स एवरी एक्शन ऑफ द स्पाइडर इन ग्रेट डिटेल पोएट जो है वो स्पाइडर का हर एक्शन डिटेल में डिस्क्राइब करता है व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्पाइडर ये हमें पोएट का जो एटीट्यूड है स्पाइडर के लिए उसके बारे में क्या बताता है द पोएट डिस्क्राइब्स एवरी एक्शन ऑफ द स्पाइडर इन ग्रेट डिटेल
पोएट जो है वो उसके हर एक्शन को डिटेल में बता रहा है। यहां से पोएट का क्या एटीट्यूड शो हो रहा है? इट शोज दैट द पोएट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्पाइडर इज फुल ऑफ रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन। मतलब जो पोएट है वो, उसका जो एटीट्यूड है स्पाइडर के लिए, एक तो वो उसकी रिस्पेक्ट कर रहा है, दूसरा उसको एडमायर कर रहा है, उसकी प्रेज कर रहा है। ठीक है, प्रेजिंग, एडमायरेशन का मतलब क्या होता है? प्रेज। फॉर इट्स एफर्ट्स एंड डिटर्मिनेशन, वो कहता है कि यार ये स्पाइडर कितने एफर्ट्स कर रहा है, कितना डिटरमाइंड है, और वो उसकी प्रेज भी कर रहा है और उसकी रिस्पेक्ट भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज द स्पाइडर इंस्पायर अस टू ओवरकम डिस्पेयर एंड नॉट गिव अप? ये जो स्पाइडर है वो हमें कैसे इंस्पायर करता है? मतलब इंस्पायर कैसे करता है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए और एफर्ट्स करने छोड़ने नहीं चाहिए। द स्पाइडर इंस्पायर अस टू ओवरकम डिस्पेयर एंड नॉट गिव अप बाय शोइंग। अब ये कैसे करता है? बाय शोइंग डिटर्मिनेशन, जो उसने डिटर्मिनेशन शो की, एंड पेशेंस, जो पेशेंस का एग्जांपल दिया वो दिखा के हमें वो इंस्पायर कर रहा है। इवन आफ्टर सो मेनी फेलियर्स, बहुत सारे फेलियर्स के बाद भी द स्पाइडर कीप्स ऑन ट्राइंग, फिर भी स्पाइडर ट्राई करता रहता है, एंड डज नॉट गिव अप, और वो हार नहीं मानता है। फाइनली इट गेट्स सक्सेस, फाइनली उसको सक्सेस मिलती है, एंड गिव्स अस अ लेसन नॉट टू स्टॉप एंड नॉट टू गिव अप, और वो हमें एक लेसन देता है कि रुकना नहीं चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, द पोएम टीचेस अस दैट फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। ये एक कोट है कि जो फेलियर्स हैं वो क्या हैं? सक्सेस की सीढ़ी है ना। सक्सेस में जाना है तो ऐसे करके फेलियर्स को चढ़ना पड़ेगा। इसको आपको एक्सप्लेन करना है। द पोएम ट्राई अगेन इज टीचिंग अस अ लेसन, ये पोएम हमें एक लेसन दे रही है, दैट वी शुड नेवर बी अफ्रेड ऑफ फेलियर्स, कि हमें फेलियर से डरना नहीं चाहिए, एज दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस, क्योंकि वो सक्सेस की सीढ़ी है, एक एक करके चढ़ते जाएंगे तभी हम सक्सेस पे पहुंच पाएंगे। वी शुड नेवर गिव अप, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। वी शुड बी डिटरमाइंड, हमें डिटरमाइंड होना चाहिए। किंग ब्रूस वॉज डिसहर्टेंड एंड रेडी टू गिव अप, किंग ब्रूस बिल्कुल हार मान चुका था, उसका दिल टूट चुका था और वो हार मानने ही वाला था, बट ही गॉट इंस्पायर्ड बाय द कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स ऑफ अ स्पाइडर, लेकिन उसको इंस्पिरेशन मिली किससे? स्पाइडर के कॉन्टिन्यूअस एफर्ट से। वी शुड ऑल्सो लर्न दिस एंड नेवर गिव अप और नॉट गिव अप, तो हमें भी ये सीखना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द स्पाइडर्स जर्नी टेल्स अस दैट एनीवन कैन बी अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इन आवर लाइफ, इलैबोरेट। ये जो स्पाइडर की जर्नी है इससे हमें ये लग रहा है कि भाई हमारी लाइफ में कोई भी हमारे लिए इंस्पिरेशन का सोर्स हो सकता है, हम किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं। तो इस चीज को आप इलैबोरेट कीजिए। इसको मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप अपने वर्ड्स में लिखिए, क्योंकि आप ज्यादा अच्छा लिख पाएंगे। जिनको नहीं आता तो आप इसको हेल्प ले सकते हो यहाँ से। द स्पाइडर्स जर्नी टेल्स अस दैट एनीवन कैन बी अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इन आवर लाइफ। स्पाइडर की जर्नी बताती है कि हमें कोई भी इंस्पायर कर सकता है। वी कैन लर्न सो मच फ्रॉम द थिंग्स, हम आसपास की चीजों से और क्रिएचर से अराउंड अस, उनसे हम काफी कुछ सीख सकते हैं। इसके लिए हमें करना क्या होगा? वी शुड स्टे ओपन माइंडेड, हमें ओपन माइंडेड रहना चाहिए। एंड ऑब्जर्वेंट, ऑब्जर्वेंट मतलब कीन ऑब्जर्वर होना चाहिए, हमें ध्यान से चीजों को देखना चाहिए। बिकॉज क्योंकि इवन द स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट थिंग्स, कि कई बार छोटी से छोटी सिंपल से सिंपल चीजें भी कैन टीच अ लाइफ लेसन, हमें जिंदगी का एक पाठ पढ़ा सकती हैं। जैसे कि आप सिंपल देखिए, हम एंड्स से सीखते हैं, चींटियों से डिसिप्लिन सीखते हैं, ट्रीज से सीखते हैं कि हमें कभी भी अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें हमेशा दूसरों के लिए भला करना चाहिए, क्योंकि पेड़ जो है वो कभी भी अपने लिए नहीं रखता कुछ भी, छाया भी दूसरों को देता है, फल भी दूसरों को देता है, पत्थर मारने के बावजूद भी वो हमें स्वीट फ्रूट्स देता है ना। रिवर से हम सीखते हैं कि हमेशा फ्लो करते रहना चाहिए, कभी भी रुकना नहीं चाहिए। रुका हुआ पानी जो है वो सड़ जाता है, उसमें स्मेल आने लगती है, तो हमें भी बहते रहना चाहिए। हर चीज से हम सीखते हैं। डॉग से हम सीखते हैं, है ना, लॉयल्टी, फेथफुलनेस, अनकंडीशनल लव। कैट से सीखते हैं, टाइगर से सीखते हैं, एनिमल्स हो गया, चीजों से भी सीखते हैं। हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, जैसे क्लॉक है, उससे भी हम सीखते हैं कि वो कभी रुकती नहीं है ना। तो ऐसे करके आपको ऑब्जर्व करना है चीजों को। आप सिंपली कहीं पे ट्रेवल कर रहे हो, रास्ते में एक डाइवर्जन आ गया, दो रोड्स डिवाइडेड हो रही हैं, आप वहां पे भी एक लाइफ का लेसन सीख रहे हो कि हमें किस तरफ जाना है। हम वो रोड चूज करते हैं जो हमारे लिए सही होती है ना, जो हमें हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगी। तो फिर हम अपनी लाइफ में ये गलतियां क्यों करते हैं? गलत रोड चूज करके, गलत डिसीजन लेके। तो वही चीजें हैं, हम जिंदगी के हर मोड़ पे, हर जगह पे
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं। ठीक है, लर्निंग इज हैपनिंग एवरीवेयर। तो यही था इस फॉर्म का मैसेज कि वी शुड नॉट गिव अप, वी शुड कीप ऑन ट्राइंग। हमें हमें हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए, एफर्ट्स करते रहना चाहिए, और वीडियो को देखकर भी सीखते रहना चाहिए। ठीक है, तो सॉरी थोड़ा वीडियो लंबी हो गई है। बाकी की जो बुक एक्सरसाइजेज हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।